जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों 15 से 20 नंबर दिलाने वाली क्लास होगी आप सभी की। कॉपी पेन लेकर सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों संविधान संशोधन है। क्या होगा आपका सही जवाब? वर्ष 1992, वर्ष 1993, वर्ष 2002 या वर्ष 2003? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 89वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं 89वें संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और दोस्तों एक होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। ये दोस्तों दो होती हैं। इसमें दोस्तों आपको बताना है ये पहला वाला किससे संबंधित है? आर्टिकल 338 से संबंधित है, आर्टिकल 338 से, और ये 338A से संबंधित है। और दोस्तों ये सब दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों दोस्तों संबंधित है 89वें संविधान संशोधन से। और 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है तो आपको नोट करके रखना है, ये वर्ष 2003 का है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो आपको कहना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 338 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों 338A से संबंधित है। और इसका संबंध किससे है? 89वें संविधान संशोधन से है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन में और जो सन है उसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। अति महत्वपूर्ण सन है वर्ष 2002। दोस्तों इसमें क्या होता है? 86वां संविधान संशोधन। और दोस्तों आर्टिकल 21 से निःशुल्क शिक्षा अधिकार है किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन से। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 2002 में। अब दोस्तों बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था तो आपको नोट करके रखना, वर्ष 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1992 में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा है लागू कब हुआ, लागू हुआ था दोस्तों 1993 में। इसको आप नोट करके रखिएगा। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नंद कुमार सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं, नंद राम सिंह हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका बच्चे नाम जानते हैं NK सिंह। और दोस्तों पूरा नाम देकर बच्चे को कंफ्यूज कर दिया जाता है। आप दोस्तों इनका पूरा नाम याद रखिएगा जिससे कि आपको परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों सवाल वही आते हैं लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन पैदा करने के लिए उनका दोस्तों पूरा नाम दे दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? नंद किशोर सिंह बनाए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? अति महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों यह एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन भरा सवाल है। आज के बाद इसको आप कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? जल्दी से बताइएगा। गुजरात से नहीं गुजरती, राजस्थान से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती या मेघालय से नहीं गुजरती है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती तो आपको नोट करके रखना है, मेघालय से नहीं गुजरती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कर्क रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाई हुई ट्रिक है, मैंने इसी से याद किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसी से याद करेंगे। मैं वो ट्रिक लिख के दिखाता हूँ आपको। गुराम छज्जा पत्र मिला, ये नाम याद रखिएगा। गुराम छज्जा पत्र मिला। गुराम से गु से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, और दोस्तों छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा और मिला से मिजोरम। ये दोस्तों राज्य के नाम है, इनको आप नोट करके रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये 8 नाम है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इस ट्रिक को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक आपको दोस्तों सवाल सही करने में आपका मदद करेगा। अब दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है कि इनको लाइन से बताइएगा, इनका दोस्तों बिल्कुल क्रम से मैंने आपको बताया है। गुराम छज्जा पत्र मिला यानी कि दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम,
ये दोस्तों जितने राज्य हैं वो सब लाइन से लगे हुए राज्य हैं। कई बार क्या होता है कि सवाल को कठिन करने के लिए क्या कह दिया जाता है कि इनका आरोही क्रम लगाइए या इनका अवरोही क्रम लगाइए। आज के बाद आप ये सवाल कभी गलत नहीं करेंगे, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी और आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जो ज्योग्राफी का बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? कर्ज की जलसंधि पाई जाती है, हारमुज की जलसंधि पाई जाती है, सुएज नहर पाई जाती है, जिब्राल्टर जलसंधि पाई जाती है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। भाइयों बहनों आपको बता दें, फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? तो आपको नोट करके रखना है, हारमुज जलसंधि पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों सुएज नहर कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में दोस्तों कौन सी नहर पाई जाती है? ये सुएज नहर पाई जाती है। दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? जिब्राल्टर जलसंधि पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्ज की जलसंधि, अति महत्वपूर्ण दोस्तों। ये दोस्तों काला सागर और ओजैब सागर, काला सागर और ओजैब सागर के बीच में दोस्तों कौन सी जलसंधि पाई जाती है? तो आपको नोट करके रखना है, कर्ज की जलसंधि पाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे प्रश्नों को हूबहू नोट किया होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में दोस्तों कौन सी जलसंधि पाई जाती है? हारमुज की जलसंधि। सुएज नहर और दोस्तों ये किसके बीच में पाई जाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। जिब्राल्टर जलसंधि दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में। और कर्ज की जलसंधि कहाँ पाई जाएगी? काला सागर और ओजैब सागर के बीच में। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपको दोस्तों ये सवाल परीक्षा में नंबर दिलाएगा। दोस्तों मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, एस्टेरॉयड बेल्ट किसके मध्य पाई जाती है? यानी कि क्षुद्र बेल्ट किसके मध्य पाई जाती है? मंगल तथा बुध के बीच में, बृहस्पति तथा मंगल के बीच में, शुक्र तथा शनि के बीच में, या सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। ज्योग्राफी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, एस्टेरॉयड बेल्ट किसके मध्य पाई जाती है? तो आपको नोट करके रखना है, बृहस्पति और मंगल। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। इसको दोस्तों क्षुद्र बेल्ट भी कहते हैं। क्या? क्षुद्र बेल्ट। आपसे अगर दोस्तों एस्टेरॉयड बेल्ट लिख के दे या क्षुद्र बेल्ट लिख के दे, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप बताइएगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। दोस्तों कुछ सवाल आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे कि सारे सवाल आपको नोट हो जाएं, सारे सवाल आपको रट जाएं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस वर्ष से है? आइए दोस्तों बताते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है आपकी परीक्षा के लिए, ब्रह्मास्त्र प्रश्न। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1948, वर्ष 1984, वर्ष 1999 या वर्ष 1971? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, ऑपरेशन पोलो इसका संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना है, वर्ष 1948 है। दोस्तों हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। इसको आप नोट करके रखिएगा, कब हुआ था? 1948 में। दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों किससे संबंध? 1984 से। ऑपरेशन विजय कारगिल पर, दोस्तों कारगिल पे जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? 1999। 1971 ऑपरेशन त्रिशूल, 1971 में ऑपरेशन त्रिशूल। इसको दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर दोस्तों कराची पोर्ट पर हमने विजय पाई थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों ऑपरेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? वर्ष 1948। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत 1984 से। ऑपरेशन विजय 1999 से। और ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची पोर्ट पर हमने विजय पाई थी, वो दोस्तों कौन सा? 1971। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप
आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह सवाल मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। अति महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल। तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है या झारखंड है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों तेलंगाना को लेकर बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, 2 जून 2014 इसकी स्थापना हुई है, क्योंकि दोस्तों अति महत्वपूर्ण नाम है, इसको नोट करके रखिएगा। उत्तराखंड, ये दोस्तों वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कौन, उत्तराखंड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कमेंट में आप बताएंगे कि झारखंड की स्थापना कब हुई है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो आपको नोट करके रखना है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये 2 नाम आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहीं पर दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कौन कौन, ब्रजेश पाठक और दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों के नाम याद करके रखिएगा, यूपी पैट की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इस सवाल की। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल हिस्ट्री का, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1828, 1875, 1897, 2002, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने थी, यह भी अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। आपका ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब होगा। किसने की थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने ही आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की है, ये भी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही की है, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना। दोस्तों 1875 इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई है, जल्दी से बताइएगा। इसमें दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई है दोस्तों, इसको नोट करके रखना, 1875 में। और दोस्तों इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, ये हुई थी 1897 में, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों 1828 में किसकी स्थापना हुई है, ब्रह्म समाज की, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की भी स्थापना की है। और 1875 में किसकी स्थापना हुई, आर्य समाज की। और आर्य समाज की स्थापना किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। 1897 रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैंने आपको अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। 23 जनवरी, 26 नवंबर, 25 सितंबर, 26 दिसंबर, चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। जल्दी से बताइएगा अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दोस्तों वर्ष मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना 25 सितंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और दोस्तों किसके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसको आप नोट करके रखिएगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। दोस्तों ये सवाल ऐसा है, मेरा मन कहता है ये आपकी परीक्षा में आएगा, पराक्रम दिवस, क्योंकि दोस्तों अति महत्वपूर्ण दिन है ये पराक्रम दिवस है। 26 नवंबर को दोस्तों क्या हुआ, मतदाता दिवस, संविधान दिवस, सॉरी दोस्तों संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब मनाता है, 26 नवंबर को मनाता है संविधान दिवस। और 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे दिवस आपने नोट कर लिए होंगे। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। किसकी दोस्तों जयंती होती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 26 नवंबर को संविधान दिवस। दोस्तों मेरे मुंह से निकला था मतदाता दिवस। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। 26 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है पॉलिटी का। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने दोस्तों? 10। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है? 1976 में। 1976 में दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कब हुआ था। ये वर्ष 1992 में हुआ था और लागू कब हुआ था? 1993 में। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। ये तो दोस्तों ग्राम से संबंधित है और ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। ये भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन हुआ कब है? वर्ष 2002 में हुआ है। और आर्टिकल 21A यानी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मैंने आपको ये कई बार बताया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, स्कूल चलो अभियान 2022 का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल। बलिया में हुआ है, श्रावस्ती से हुआ है, महोबा से हुआ है, लखनऊ से हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें स्कूल चलो अभियान 2022 कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। यह दोस्तों श्रावस्ती से प्रारंभ हुआ है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ है स्कूल चलो अभियान। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। लखनऊ में दोस्तों क्या क्या बना? पैरा बैडमिंटन अकादमी। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। और दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, विनिर्माण केंद्र, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लेकर आपको एक उत्तर बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल से दोस्तों आपको 4 से 5 सवाल देना हमारा उद्देश्य है, जिससे कि दोस्तों अगर दोस्तों आपकी परीक्षा में कोई भी सवाल आए आप गलत ना करें। अगर दोस्तों आपको सारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये सवाल नोट कर लिया होगा। स्कूल चलो अभियान 2022 कहाँ से प्रारंभ हुआ? श्रावस्ती से प्रारंभ हुआ है। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुई है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सॉरी दोस्तों कहाँ से नहीं है, कब प्रारंभ हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। उज्ज्वला योजना 2.0 कब प्रारंभ हुई है? 1 मई 2016, 10 अगस्त 2021, 22 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015। चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको चारों के बारे में बताने वाला हूँ, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। भाई बहनों आपको बता दें उज्ज्वला योजना 2.0 ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? ये दोस्तों 10 अगस्त 2021, इसको आप नोट करके रखिएगा। उज्ज्वला योजना 2.0 एलपीजी गैस सिलेंडर को दोस्तों इसमें मुफ्त में देना इसका उद्देश्य है। और ये कब शुरू हुई है? 10 अगस्त 2021 से। और कहाँ से दोस्तों? महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई है। महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई है। और इसमें दोस्तों उज्ज्वला योजना जो फर्स्ट वाली थी, उज्ज्वला योजना फर्स्ट, वो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको नोट करके रखना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई थी। और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बलिया से प्रारंभ हुई थी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा।
उज्ज्वला योजना 2.0 पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होगा, महोबा से प्रारंभ हुई है। अगर उज्ज्वला योजना, खाली उज्ज्वला योजना पूछी जाए तो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई है, बलिया उत्तर प्रदेश से। अब दोस्तों उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 मई 2016 को। उज्ज्वला योजना 2.0 कब प्रारंभ हुई है, 10 अगस्त 2021 को। अब बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई है, हरियाणा से। हरियाणा से प्रारंभ हुई है, इसको आप नोट करके रखिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 19 फरवरी 2015 ये दोस्तों आप याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वस्थ मृदा कार्ड दोस्तों, इसकी प्रारंभ कब हुआ था, 19 फरवरी 2015। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी योजनाओं को आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भाई बहनों, हमारा आज का अगला सवाल है, एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। दीपिका पादुकोण को किया गया, कृति सेनन को किया गया है, कंगना रनावत को किया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है। एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, एक जिला एक उत्पाद योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है, वो कंगना रनावत को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में छपने की प्रबल संभावना है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित होंगे, विजय घाट, राजघाट, रामसनेही घाट या शक्ति स्थल, जल्दी से बताइएगा आपका क्या जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, चारों के चारों आपके ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित होंगे, तो आपको नोट करके रखना है रामसनेही घाट। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल दोस्तों नया सवाल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। विजय घाट दोस्तों किसका, लाल बहादुर शास्त्री, किसका दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। इनका तो ये दोस्तों किस घाट से संबंधित है, विजय घाट। बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। राजघाट किसका, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और दोस्तों शक्ति स्थल किसका, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोस्तों सारे सवालों को दोस्तों अति महत्वपूर्ण रूप से आप सभी के लिए लेकर आया गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, और सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर दें, और ऑप्शन को भी आप ध्यानपूर्वक सुनें, और दोस्तों उनसे बनने वाले सवाल भी आप नोट करें, क्योंकि दोस्तों समय कम है और कंटेंट बहुत है। आपको दोस्तों ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगी और आपको नंबर दिलाएंगे। कोई फालतू का ज्ञान मत लीजिएगा, ऐसे सवाल पड़ेगा जो आपकी परीक्षा में आए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले अगले सवाल की ओर बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है। चंबा जिला बना है, बुरहानपुर बना है, किन्नौर बना है, इंदौर बना है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है, तो आपको नोट करके रखना है चंबा जिला। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों भारत का पहला प्रमाणित हर घर वाला जिला ये दोस्तों कौन सा बना है, ये दोस्तों बना है बुरहानपुर। ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों किन्नौर, ये मैंने आपको कल ही बताया था,
भारत का पहला फुल वैक्सीनेशन करने वाला दोस्तों जिला कौन सा बन चुका है? किन्नौर। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। भारत का दोस्तों पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा था कि भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो आपको जवाब याद रखना है गोवा। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का पहला हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, यानी कि यूटी कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने आपसे क्या पूछा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है 16 मार्च। 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, कोकबरो कहाँ की मूल भाषा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। कोकबरो कहाँ की मूल भाषा है? असम की है, त्रिपुरा की है, केरल की है, आंध्र प्रदेश की है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें कोकबरो कहाँ की मूल भाषा है, तो आपको नोट करके रखना है ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। केरल की दोस्तों कौन सी? मलयालम। केरल की दोस्तों कौन सी है? मलयालम। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूं, जैसे कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बता रहा हूं। कुचिपुड़ी या कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों त्रिपुरा, त्रिपुरा से दोस्तों कोकबरो भाषा हो गई। एक दोस्तों एक याद है कि खारची उत्सव, खारची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। केरल में दोस्तों क्या मनाया जाता है? अट्टूकल पोंगल। अट्टूकल पोंगल। दोस्तों अगर आपसे पोंगल पूछा जाए तो आप जवाब देंगे दोस्तों क्या? तमिलनाडु। लेकिन आपसे अगर अट्टूकल पोंगल पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? केरल। इसको आप नोट करके रखिएगा। और केरल में क्या मनाया था? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। और हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाया था? ये भी दोस्तों केरल में ही मनाया जाता है। असम, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है? कामरूप। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ताज महोत्सव 2022 की थीम क्या है? अमृत महोत्सव ताज के साथ, संस्कृति अपना अभियान, एक कदम संस्कृति की ओर, अमृत महोत्सव संस्कृति के संग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ताज महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है? इसका जवाब आप जल्दी से बताइएगा। और इसकी थीम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ताज महोत्सव 2022 इसकी थीम क्या है, तो आपको नोट करके रखना है अमृत महोत्सव ताज के साथ। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण थीम है और 2022 के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है आगरा। ताज महोत्सव कहाँ मनाता है? आगरा मनाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, आगरा उत्तर प्रदेश। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, मरीन एथलीट फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया है? आइए दोस्तों लगा लीजिए इस सवाल पर स्टार। आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाने वाला है ये सवाल। मरीन एथलीट फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया है? केरल में, तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम में, मध्य प्रदेश में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मरीन एथलीट फोर्स इसका गठन किस राज्य में किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। इसका गठन किया गया है तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको चीज़ें मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, T+2 अवार्ड, T+2 अवार्ड किसको मिला है, तो आपको नोट T+2 अवार्ड 2022 ये दोस्तों किसको दिया गया है, तो आपको नोट करके रखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसको मिला है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए ये। अब दोस्तों तमिलनाडु को संबंधित और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, मरीन एथलीट फोर्स और डुगोंग संरक्षण केंद्र। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, डुगोंग संरक्षण केंद्र
ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ, ये भी तमिलनाडु में ही स्थापित हुआ है। डुगोंग क्या है, ये समुद्री गाय है। और डुगोंग कैसा है दोस्तों, ये स्तनधारी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। केरल, आपको दोस्तों केरल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपसे पूछा था कि केरल में के फोन प्रोजेक्ट कहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हुआ है, के फोन प्रोजेक्ट, तो आपको नोट करके रखना केरल में। और केरल का दोस्तों त्यौहार मैंने अभी आपको बताया कि अट्टूकल पोंगल इससे संबंधित है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल है सारे के सारे। मध्य प्रदेश, इसमें दोस्तों क्या स्थित है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर दोस्तों नामीबिया से अभी चीते लाए गए हैं। मध्य प्रदेश को ही दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई, तो आपको नोट करके रखना है, ये चेन्नई में शुरू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आप दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। कितनी दोस्तों, 80। और राज्यसभा की 31। और दोस्तों विधानसभा की, तो आपको नोट करके रखना है 408। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। इन दो नाम को आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों को आपने नोट कर लिया होगा। देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है, चेन्नई में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा कितनी सीटें हैं, 80। राज्यसभा की 31। विधानसभा की 408 सीटें हैं। 408 या 403 दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन हो गया है मुझे भी, यहाँ पर थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा 408 है या 403, आप इसका जवाब आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और इसका विधान परिषद की 100 सीटें, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, एबल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा नंबर दिलाएगा आपको ये सवाल है। दोस्तों सारे सवालों को यहाँ से मैं कवर करने वाला हूँ पुरस्कार से संबंधित। जल्दी से बताइएगा, एबल पुरस्कार किसने जीता है? डेनिस सुलेविन ने जीता है, नीना गुप्ता ने जीता, दीपक धर ने जीता, रामदरत मिश्र ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें एबल पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना, डेनिस सुलेविन ने जीता है। और एबल पुरस्कार का संबंध किससे, गणित से है। किससे दोस्तों, गणित से। गणित से संबंधित एबल पुरस्कार, इसको आप नोट करके रखिएगा। और किसके लिए मिला, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के लिए मिला किसको दोस्तों, एबल पुरस्कार डेनिस सुलेविन को। अब बात करते हैं नीना गुप्ता, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला, रामानुजम पुरस्कार। रामानुजम पुरस्कार। अब दोस्तों दीपक धर, इनको दोस्तों कौन सा मिला, बोल्ट्जमान पुरस्कार। बोल्ट्जमान पुरस्कार इनको मिला है। रामदरत मिश्र को दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, रामदरत मिश्र को मिला है। आइए दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। एबल पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है, डेनिस सुलेविन को मिला है। किसके लिए मिला है, मैथमेटिक्स के मिला है, टोपोलॉजी के लिए मिला है। नीना गुप्ता, इनको दोस्तों रामानुजम पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार किससे संबंधित है, ये भी गणित से संबंधित है। दीपक धर, इनको दोस्तों बोल्ट्जमान पुरस्कार दिया गया है और कहाँ के रहने वाले, आईआईटी कानपुर से संबंधित हैं। अब दोस्तों रामदरत मिश्र, इनको दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान मिला। और किसके लिए मिला है, तो आपको नोट करके रखना, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दोस्तों उनको मिला है। आप इसको नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा, सारे प्रश्नों को लिख लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का साइंस के सवाल शुरू होते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साइंस के सवाल दोस्तों सारे सवालों को आप नोट करते चलें। साइंस के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे, आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का पता कौन लगाता है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है और अति कन्फ्यूजन पैदा करने वाला सवाल है, जल्दी से बताइएगा।
भाई बहनों आपको बता दें परिपथ में विद्युत धारा का पता कौन लगाता है, तो आपको नोट करके रखना है गैल्वेनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा कितनी है इसका पता कौन लगाएगा, गैल्वेनोमीटर लगाएगा। आप इसका जवाब अमीटर बिल्कुल मत लगा के आएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को लिया गया है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये दोस्तों बैरोमीटर संबंधित है। हाइग्रोमीटर, ये दोस्तों हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो है, यहाँ पर गा बनेगा दा के जहाँ पे, ये दोस्तों गहराई की मापने काम आता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पायरोमीटर किस काम आता है, तो आपको याद करके रखना है उच्च तापमान के दोस्तों मापन में काम आता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, ओजोन परत की जो दोस्तों सांद्रता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें मैंने आपको बताई थी, वो नोट कर लीजिएगा। ये 403 है, इसको आप कंफर्म समझिएगा, ये थोड़ा ध्यान आ गया था मुझे, इसको आप नोट करके रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट। क्या होगा आपका सही जवाब। चारों ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, जल्दी से बताइएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, सोना है, चांदी है, हीरा है, ग्रेफाइट है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो आपको नोट करके रखना है चांदी होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों हीरा कैसा होता है, हीरा कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है सोने के ऊपर दोस्तों कोई कुछ भी हो जाए, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, इसका मतलब इस पर ये किसी भी कलर में परिवर्तित नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका संक्षारण नहीं होता है, यानी कि उसका रंग, जैसे दोस्तों तांबे का कलर काला पड़ जाता है, या दोस्तों और चीज़ों का कलर दोस्तों तरह तरह का, चांदी का कलर दोस्तों काला पड़ जाता है, तांबे का कलर भी दोस्तों पड़ जाता है संक्षारण की वजह से, लेकिन सोने का संक्षारण नहीं होता है। इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको एकमात्र धातु है सोना जिसका संक्षारण नहीं होता है, यह भी आप नोट करके रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, चांदी है। वैसे तो दोस्तों ग्रेफाइट भी इसका सुचालक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया सबसे अच्छा सुचालक, तो दोस्तों सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल और आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल, जल्दी से बताइएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि अधिकतम होता है। 32 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो आपको नोट करके रखना 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों पानी अति महत्वपूर्ण, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। ये दोस्तों D2O भारी जल का सूत्र होता है, और ये मंदक के रूप में, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर दोस्तों मंदक के रूप में कार्य आता है, कौन सा, D2O भारी जल। इसको आप नोट कीजिएगा, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, कालाजार रोग का वाहक कौन होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। सीसी मक्खी, बालू मक्खी, ट्रिपैनोसोमा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। कालाजार। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे रोगों के और उनके रोग वाहक याद करवाने वाला हूँ। कल मैंने दोस्तों एक सवाल लिया था, आज भी मैंने उसी से संबंधित एक सवाल लिया है। कालाजार रोग का वाहक कौन है, जल्दी से बताइएगा। सीसी मक्खी, बालू मक्खी, ट्रिपैनोसोमा, इनमें से कोई नहीं। भाई बहनों आपको बता दें कालाजार रोग का रोग वाहक कौन है, तो आपको नोट करके रखना है बालू मक्खी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों इसका रोग कारक, अगर रोग वाहक बोला जाए तो बालू मक्खी है, लेकिन रोग कारक, अगर रोग कारक आपसे पूछा जाए तो लेशमानिया दोस्तों होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों इसका रोग कारक होता है। सीसी मक्खी, ये दोस्तों निद्रा रोग,
निद्रा रोग, अगर आपसे पूछा है कि निद्रा रोग का रोग वहाँ कौन सा है, सीसी मक्खी है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि दोस्तों कई बार ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और ये किससे होते हैं, प्रोटोजोआ के रोग हैं। क्या दोस्तों, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं ये दोनों। कौन से दोस्तों, कालाजार और निद्रा रोग। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी या एपिग्राफी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर माइकोलॉजी 2 बार टाइप हो गया, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन आपको करना होगा। यहाँ पर दोस्तों माइकोलॉजी की जहाँ पर आप यहाँ पर फाइकोलॉजी कर लीजिएगा। क्या हो दोस्तों, फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी कर लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। अब दोस्तों सवालों के जवाब दीजिएगा। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी या एपिग्राफी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, शैवालों और कवकों का दोस्तों जो सहजीवन होता है वो दोस्तों उसको दोस्तों लाइकेन कहते हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना, फाइकोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कवकों के। कवकों के अध्ययन का कहते हैं कवक, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। दोस्तों कवक ने भारत देश को अपना मायका समझ रखा है। यानी कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का प्रारंभ हुआ था कितने सारे कवक आए थे, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, फलाना फंगस, तरह तरह के फंगस आए थे। लेकिन दोस्तों इसीलिए दोस्तों स्ट्रिक बना दी गई है कि कवक ने भारत को अपना मायका समझ रखा है, जो भारत में ही बसा पड़ा है। यानी कि दोस्तों कवकों का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का फाइकोलॉजी। दोस्तों माइको फाइको थोड़ा आप इसको रिलेट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एंटिमोलॉजी, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। इसमें कीटों का अध्ययन होता है। क्या दोस्तों, कीटों का अध्ययन, कीट पतंगे हो गए, कीटों का अध्ययन। एंटिमोलॉजी, दोस्तों एंट माने क्या होता है, एंट माने होती है चींटी। चींटी दोस्तों छोटी सी होती है, तो दोस्तों कीट पतंगे में आ गई चींटी, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। एपिग्राफी, इसमें दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन होता है, अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है, एपिग्राफी में होता है। आपको यह सवाल भी याद करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा और सारे प्रश्नों को समझा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए दोस्तों बिना देर किए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह सवाल मैंने 2 से 3 बार लिया है अपनी प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर कठिन कठिन सवालों को लाकर मैं अपनी विद्वता साबित नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसे सवाल लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएं, क्योंकि दोस्तों पीईटी की परीक्षा जर्नल परीक्षा है, वहाँ पर दोस्तों आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप एक सामान्य जानकारी रखते हैं विज्ञान के बारे में, आपसे सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। इसलिए दोस्तों सामान्य से प्रश्न लेकर आता हूँ जो दोस्तों बच्चे गलत करने की ज़्यादा संभावना रहती हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर ज्ञान नहीं देना है, आपको सिलेक्शन लेना है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको नोट करके रखना है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको 3 जोड़ी बोल लीजिएगा या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों यहां से आपका लेंस वाला पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करने वाला हूं, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस या समतल दर्पण। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको नोट करके रखना है द्विफोकल लेंस। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। अवतल लेंस, इसमें दोस्तों क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि
दोष, इसमें दोस्तों किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह भी आपको नोट करके रखना है। उत्तल दर्पण दोस्तों कैसा होता है? धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। यह भी आपको नोट करके रखना है। लेकिन यहाँ से आपसे दर्पण नहीं पूछा गया, यहाँ पे लेंस पूछा गया है। अवतल लेंस, इसका प्रयोग दोस्तों निकट दृष्टि दोष में करते हैं। उत्तल लेंस, इसमें दोस्तों दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए दोस्तों द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी दोस्तों वस्तु को छोटे आकार में देखने के लिए, किसी भी वस्तु को छोटे आकार में देखने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंटिस्ट जो दोस्तों आपके दांत देखता है वो किस लेंस का प्रयोग करता है, तो आपको नोट बताना है कि अवतल लेंस का। अगर दोस्तों आप साइड मिरर में दोस्तों वाहन देख रहे हैं तो दोस्तों आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। ग्रुप डी की परीक्षा में ये लेंस वाले सवालों से भर भर के सवाल पूछे गए इस बार की शिफ्टों में। आइए बात करते हैं आज के अगली और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा वाला सवाल है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, NaHCO3 CaCl2 या CaSO4 2H2O। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। धावन सोडा दोस्तों इसको और क्या कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना है। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको नोट करके रखना है Na2CO3 10H2O। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भी आपका यही जवाब होगा। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट एक ही बात होती है। दोस्तों अब बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। NaHCO3 ये दोस्तों खाने का सोडा है, ये दोस्तों खाने का सोडा ही है। और दोस्तों आपको बता दें खाने का सोडा इसको कहते हैं सोडियम, यहाँ पर दोस्तों खाली आप बाई लगा दीजिएगा, खाली बीच में, यहाँ बीच में क्या लग जाएगा? बाई लग जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। दोस्तों बाई खाना बनाने का कार्य करती हैं। कई लोगों के घरों में दोस्तों खाना बनाने वाली आती होंगी, उनको आप बाई कह लो या जो भी कह लो, आप खाली ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। बाई का काम क्या है? खाना बनाना। तो सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा, सूत्र क्या है? NaHCO3। धावन सोडा धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। ये देखिए दोस्तों CaSO4 2H2O। ये दोस्तों जिप्सम का सूत्र है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया। जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धावन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, ये सब सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या मौलिक अम्ल? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर आपको हम बात करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल ये दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, और ये टार्टरिक अम्ल दोस्तों ये इमली में पाया जाता है। इमली हो गया, खट्टे पदार्थों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक एसिड ये सिरका में पाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। फॉर्मिक एसिड ये दोस्तों चींटी में पाया था, जो लाल चींटियाँ होती हैं फॉर्मिक एसिड, ये चींटी में पाया था। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। एसिटिक एसिड दोस्तों सिरका में पाया जाता है, सिरका या विनेगर एक ही बात है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, ये बताइएगा कि दही के अंदर, खट्टे दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संचित होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है विटामिन का। और दोस्तों विटामिन से सवाल आपकी परीक्षा में आना तय है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संचित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें विटामिन ए जो होता है वो मानव शरीर में संचित होता है। अब कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत में संचित होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में दोस्तों कौन कौन से A, D, E, K,
ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। और जल में दोस्तों कौन से घुलनशील विटामिन है? बी, सी। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों कौन सा विटामिन मानव शरीर में संचित होता है? विटामिन ए, डी, ई, के। और जल में दोस्तों घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन बी, विटामिन सी। भैंस गई पानी में, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए। विटामिन बी का नाम क्या होता है? थायमीन। और दोस्तों विटामिन बी 12 है, जो विटामिन बी 12 होता है, इसको साइनोकोबिलिन। साइनोकोबिलिन, ये दोस्तों विटामिन बी 12 का नाम होता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। विटामिन सी, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों विटामिन ई का क्या नाम रासायनिक नाम होता है? टोकोफेरॉल, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यहाँ से आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और दोस्तों करंट अफेयर, जीके सबका सब कवर कराया जाता है। और ऐसे सवाल छांट छांट के लाए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपे, आपको नंबर दिलाएं। इस दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपका फ़र्ज़ बनता है इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।